नमस्कार साथियों। आज हम लोग प्रथम मॉड्यूल आधारशिला, जिसे अंग्रेजी में फाउंडेशनल लर्निंग कहते हैं, के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तिगत निर्माण की आधारशिला माना गया है। इसके लिए हम सभी अपने विद्यालयों में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सतत प्रयत्नशील रहते हैं। विद्यालय वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक व्यावहारिक एवं प्रासंगिक रूप देने के लिए शासन द्वारा 3 हस्त पुस्तिकाएँ आधारशिला, ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह विकसित की गई हैं, जो एक दूसरे की पूरक हैं। इन हस्तपुस्तिकाओं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आधारशिला, इस हस्तपुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। ध्यान आकर्षण, इसमें विभिन्न प्रभावी शिक्षक तकनीकियों को स्पष्ट किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी कक्षा के बच्चों का अधिगम कक्षानुरूप नहीं होता है। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ थोड़ा सा वीक होते हैं। तो इन बच्चों के पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकियों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना, इस पुस्तक से शिक्षकों को इस कार्य हेतु मदद मिलेगी। शिक्षण संग्रह, साथियों, शिक्षण संग्रह शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं एवं विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। आइए थोड़ा देख लेते हैं। हमारे जो ये तीनों मॉड्यूल हैं, इनके जो संरक्षण हैं वो श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ हैं। निदेशक श्रीमती मनीषा त्रिघाटिया, IAS सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। और संकल्पना श्री विजयकरण आनंद, IAS महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। एक खास बात हम लोगों को जिससे अवगत होना चाहिए, जो हमारे ध्यान आकर्षण जो हस्त पुस्तिका जो मॉड्यूल है, उसको हम रेमेडियल टीचिंग भी कहते हैं। आधारशिला को फाउंडेशन लर्निंग और शिक्षण संग्रह को कॉम्पेंडियम कहते हैं। आधारशिला बच्चों में समझ विकसित करना, भाषा और गणित को रोचक गतिविधियों से शिक्षण कराया जाना पर आधारित है। यह कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए मुख्यतः विकसित की गई है। इसके भाग 1 में हम पढ़ेंगे फाउंडेशनल लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता, आधारशिला हस्तपुस्तिका का उपयोग कैसे करें, लर्निंग आउटकम का आशय एवं वर्गीकरण, हिंदी भाषा कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक, गणित कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक, 50 दिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का साप्ताहिक विभाजन, आधारभूत सीखना और सिखाना फाउंडेशन लर्निंग, सीखना सिखाना और गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित कैसे करें, संप्राप्ति स्तर में वृद्धि का माध्यम बेहतर शिक्षा योजना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आधारशिला के इस भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। आज हम
आधारशिला के भाग 1 के विषय में फाउंडेशनल लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता के बारे में जानेंगे। लर्निंग आउटकम का क्या मतलब है, उसका क्या आशय है एवं उसका वर्गीकरण क्या है, इसके विषय में भी समझेंगे। हम जानते हैं कि हमारे विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को जितना एक निश्चित समयावधि में सीख लेना चाहिए वह नहीं सीख पा रहे हैं। आप सहमत होंगे कि बहुत कम बच्चे हैं जो कुछ लिख सीखने की ओर बढ़ पा रहे हैं। बच्चों की न सीख पाने की यह कमजोरी उन्हें आगे की कक्षाओं में और अधिक कठिनाइयों की ओर ले जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे विषय वस्तु का विस्तार और उसकी गूढ़ता उसके लिए समस्या बनती जाती है। अगर हम गहराई से विचार करें तो यह पाते हैं कि बच्चों की शुरुआती तैयारी ठीक प्रकार से न होने के कारण विभिन्न विषयों का सीखना दुरूह हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को निम्नांकित प्रकार के मौके मिलने चाहिए। वह मौके क्या क्या हैं, आइए देखें। सुनने बोलने के मौके अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर। बच्चों को सुनने बोलने के मौके मिलने चाहिए। कल्पनाशीलता सृजनात्मकता के अवसर। रचनात्मकता क्रियाओं को करने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के मौके। अपनी बात को अपनी भाषा में कहने के अवसर। चीज़ों को अपनी रुचि एवं पसंद के अनुसार उलटने पलटने, देखने, गिनने, संग्रह करने, अनुमान लगाने, बातचीत करने, आड़ी तिरछी रेखाओं से अपनी पसंद के अनुसार चीज़ें बनाने व गढ़ने के मौके। समूह में खेलने वाले कार्य के मौके। यदि इसे अधिक गहनता से विश्लेषित करें तो यह पाएंगे कि प्रारंभिक स्तर पर ये सभी मौके हम केवल 2 विषयों क्षेत्रों में ही वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला हमारा है भाषा, दूसरा हमारा है गणित। अर्ली लिटरेसी एंड अर्ली न्यूमरेसी। तो पहला हमारा है भाषा, दूसरा हमारा है गणित। भाषा का विकास। बच्चे में भाषा का विकास कैसे हो? समान रूप से हम भाषा विकास की दृष्टि से भाषा की दक्षताओं के विकास की बात करते हैं। जो दक्षताएं हैं वह होनी चाहिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको हम LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग से समझ सकते हैं। यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्रारंभिक कक्षाओं में हम भाषा विकास को किस रूप में देखते हैं और उसके लिए क्या क्या उपाय करने होंगे। यह भी कि भाषा विकास की स्थिति में हमें बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देंगे। इसके साथ ही होने वाले परिवर्तनों के लिए हमें कक्षा में क्या क्या काम करने होंगे। इन बिंदियों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर हमें यह अनुभव होगा कि सर्वप्रथम बच्चों को सुनने और बोलने के संदर्भ में ऐसे मौके दिए जाएं जिससे वह ठीक ठीक प्रकार से कही हुई बात और निर्देशों को सुनकर समझ सकें और अपनी प्रतिक्रिया दें, अर्थात बोल सकें। यदि बच्चों में सुनने और बोलने की दक्षता अच्छी तरह से विकसित होती है तो पढ़ने लिखने की दक्षता के लिए आधार का काम करेगी। गणितीय दक्षता का विकास। हम देखते हैं कि बच्चे 69, 59, 69, 79 और 89 में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अंतर नहीं कर पाते। इसके साथ ही बहुत से बच्चों में दैनिक जीवन से जुड़े अन्य पहलू जैसे अनुमान लगाना, जगह की समझ, छोटी बड़ी, कम ज़्यादा, दूर पास, इकाई दहाई जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, पैटर्न की समझ, मापन से संबंधित विभिन्न कार्यों की समझ का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। क्या आपको नहीं लगता कि दैनिक जीवन से जुड़ी ये सभी गणितीय दक्षताएं बच्चों के अंदर विकसित होनी चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में इन दक्षताओं को हम निम्नांकित रूप से देखते हैं। बच्चों के अंदर कौन कौन से दक्षता होनी चाहिए? नंबर 1 है संख्या पूर्ण अवधारणाएं। संख्या का बोध होना चाहिए। गणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग, मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अपने आसपास की चीज़ों को गणित के नज़रिए से देखना।
इस विषय क्षेत्रों में यदि शुरुआती स्तर पर ELPS के सिद्धांत पर आधारित समझ विकसित बनाने का प्रयास किया जाए तो क्रमशः आगे का सीखना आसान होगा। यहाँ हम यह समझ सकते हैं कि यदि संख्यापूर्ण अवधारणाएं गिनना, दूर पास, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, बहुत से, एक की संगति, समूहीकरण व वर्गीकरण पैटर्न बनाने संबंधी कार्य कराते हैं तो संख्या बोध और संक्रियाओं को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम अपने परिवेश में ज्यामितीय आकृतियों को देख एवं समझ पाते हैं तो आगे की कक्षाओं में परिमाप, क्षेत्रफल व आयतन का सीखना आसान हो जाएगा। भाषा की दृष्टि से अगर हम इस पर विचार करें तो हम पाएंगे कि बच्चे दिए गए निर्देश को सुनकर उसका ठीक प्रकार से व्यवहार कर रहे होंगे, प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, अर्थात सुनने की क्षमता का विकास हुआ यहाँ पर। ठीक, अपनी बात को उचित प्रकार से बेझिझक कह पा रहे होंगे, अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हुआ यहाँ पर। उचित प्रकार से सुनने व बोलने की क्षमता बढ़ जाने पर बच्चे पढ़ने और लिखने में भी दक्ष हो सकेंगे और अलग चीज़ों एवं संदर्भों को पढ़कर समझ सकेंगे और पुनः अपनी भाषा, मानक भाषा में अभिव्यक्त कर सकेंगे। पढ़ी गई सामग्री का आशय स्पष्ट कर सकेंगे। अपने आसपास परिवेश में स्थित सामग्रियों, वस्तुओं में अलग अलग पैटर्न को समझकर उसका उपयोग ज़रूरत के अनुसार कर सकेंगे। सटीक अनुमान लगाकर उनका व्यावहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। संख्यापूर्ण अवधारणा की समझ का अपने व्यावहारिक जीवन के साथ साथ आगे की विषय वस्तु को समझने में उपयोग कर सकेंगे, जैसे समूहीकरण एवं वर्गीकरण को समझने में, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को करने से सजाने एवं व्यवस्थित करने के साथ साथ गणित एवं विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग करने में। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होने के साथ अमूर्त नियमों एवं सिद्धांतों की समझ आएगी बच्चों में। इस प्रकार मूलभूत समझ विकसित होने के साथ साथ उन्हें सोचने, समझने, तर्क चिंतन करने के अवसर मिलेंगे। प्रारंभिक स्तर पर भाषाई एवं गणितीय क्षमता के विकास के लिए किए जाने वाले समस्त कार्य वास्तविक रूप से फाउंडेशन लर्निंग के मूल आधार हैं। भाषा एवं गणितीय दक्षता के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों में अधिकांशतः पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा, जो सीखने को अधिक प्रभावी बनाएगा। हम सभी इस बात को सहमत होंगे कि यदि बच्चे में भाषा एवं गणितीय दक्षता का विकास प्रारंभिक स्तर पर ठीक हो जाए तो वे अन्य सभी विषयों को अच्छी तरह से समझने में समर्थ हो सकेंगे। फाउंडेशनल लर्निंग में बच्चे एवं शिक्षकों में निम्नलिखित परिवर्तन परिलक्षित होंगे। बच्चों में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी। भाषा में हम हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी लेकर चलेंगे। अन्य विषयों के सीखने में यह समझ आधार या नींव का काम करेगी। विषयगत विकास के साथ साथ कार्य एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। मानवीय मूल्यों तथा एक दूसरे का सहयोग, संवेदनशीलता, सामूहिक जिम्मेदारी का भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास होगा। शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे। ये शिक्षकों के लिए है, ये बच्चों के लिए था। भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे। गणितीय दक्षताओं एवं उनको विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे। विकसित समझ एवं कौशलों का शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। अब हस्त पुस्तिका का उपयोग हम कैसे करें? जब भी हम शैक्षिक सुधार के लिए कक्षा शिक्षण में जाते हैं तो हमारे सामने कुछ सवाल जूझते रहते हैं। पहला सवाल हमारे सामने होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे यही क्यों करना है, इसे मैं अपने परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो कर रहा हूं या रही हूं यह ठीक है, मुझे अपना काम बेहतर करने में कहां से और कैसी मदद मिलेगी। पहले 3 सवालों पर स्पष्टता होने से शिक्षकों के मन में किसी भी नवाचार की स्वीकार्यता आती है और वह स्वप्रेरणा से सीखी गई बातों को अपनी कक्षा में लागू करते हैं। अगले 2 सवाल जो हमारे हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वह ठीक है, मुझे अपना काम बेहतर तरीके से कहाँ से और कैसे मदद मिलेगी,
तो ये जो अगले 2 सवाल हैं उसका उत्तर लगातार मिलते रहना और समय समय पर मिलने वाले सहयोग से उनके काम में निरंतर सुधार आता है। जैसे शिक्षकों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी होती है, इसका परिणाम ये होता है कि बच्चों के सीखने की गति और स्तर दोनों को पर ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो हमारे 2 प्रश्न हैं इसका उत्तर हमें आधारशिला पुस्तक से ही मिलेगा। हम इस स्तर पर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन और अपने प्रदर्शन को प्रभावकारिता में इस प्रकार बदलने की बच्चों के सीखने में वांछित सुधार हो, इसके लिए हर स्तर पर सपोर्टिंग सुपरविजन की व्यवस्था की गई है। 2 स्तर पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन संदर्भ समूहों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य संदर्भ समूह SRG और जिला स्तर पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन ARP, इन दोनों समूहों के संदर्भ क्षमता संवर्धन के लिए नियमित समय के अंतराल पर क्षमता संवर्धन कार्यशालाओं का ये आयोजन करेंगे और इनके लिए ये व्यवस्था की गई है। साथ साथ विविध स्तर पर प्रयोग के लिए व्यावहारिक अभ्यासों पर आधारित पाठ सामग्री आधारशिला ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह कंपेडियम का विकास भी किया गया है। नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं कन्हैयालाल राजपुर कानपुर देहात आपको बताना चाहता हूं कि आधारशिला पुस्तक जो हमारी है वह 6 भागों में है। पहले भाग में हमें हस्तपुस्तिका का उपयोग कैसे करना है, अवधारणा और गतिविधि क्या है। दूसरे भाग में LSRW हिंदी भाषा की दक्षता, व्याकरण आदि की समझ कैसे विकसित करें। भाग 3 में हम जानेंगे कि गणित विकास के उद्देश्यों से गणित की मौलिक दक्षता में गणितीय उद्देश्य जो हैं, गणित के मौलिक जो दक्षता है जैसे संख्यापूर्ण अवधारणा, संख्या पद्धति, गणितीय संक्रियाएँ जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, ये बच्चों को हमें किस तरह से सिखाना है या बच्चों को ये हर हाल में आना चाहिए। कैलेंडर समय के अनुसार अपने विषयों का शिक्षण करना और प्रभावकारी ढंग से शिक्षण कार्य अपनी कक्षा में किए जाना, शिक्षण विधियों का प्रयोग करना और आकलन के तरीके, ये हम भाग 3 में पढ़ेंगे। आधारशिला के भाग 4 में हम पढ़ेंगे कक्षा 3, 4, 5। ध्यान दीजिएगा, भाग 4 में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन, भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन आदि विषयों के लर्निंग आउटकम एवं उनके संप्राप्ति संबंधी कक्षा शिक्षण की गतिविधियाँ और आकलन के तरीके, प्रेरणा तालिका, लक्ष्य, संकेतक जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं, उनके आकलन, संभावित प्रश्न, क्रियाकलाप आदि। भाग 5 में हम पढ़ेंगे आकलन और मूल्यांकन क्या है और भाषा एवं गणित कौशल का आकलन और मूल्यांकन और हम अभिलेखीकरण कैसे करें। इसके बाद हम यह जानेंगे कि भाग 6 में हम शिक्षक द्वारा जो 50 दिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग शिविर जो बनाया जाना है अपने विद्यालय में, उसका साप्ताहिक विभाजन कैसे किया जाए। आधारशिला के अंतर्गत हिंदी भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन आदि विषयों से संबंधित अवधारणा समझ से जुड़ी सामग्री को इस रूप में व्यवस्थित किया गया है कि आप उसे पढ़ समझकर अपनी कक्षा में करा पाएँ। इस हस्तपुस्तिका में आपको मिलेगा तीनों विषयों के शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र और लर्निंग आउटकम। 3 विषय कौन कौन से हैं? भाषा, गणित और हमारे परिवेशीय अध्ययन। भाषा, गणित और हमारा परिवेशीय अध्ययन। और हमको इसमें मिलेगा गतिविधियों का संकलन और शिक्षण सुझाव। तीसरा पॉइंट है लर्निंग आउटकम के पाठ्यक्रम एवं कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से कक्षा शिक्षण से जुड़ी शिक्षण योजना का उदाहरण। हिंदी, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन आदि तीनों विषयों के कक्षा शिक्षण से संबंधित आकलन और सुधार के सुझाव। हिंदी एवं गणित विषयों के संबोधों पर आधारित प्रेरणा तालिकाओं जो दी गई हैं
जिसमें संबोधों के शिक्षण के लक्ष्य, आकलन, संकेतक एवं आकलन हेतु तरीके, गतिविधियां व संभावित प्रश्न निहित हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था आधारशिला में क्या है, अब हम पढ़ेंगे उपयोग। आधारशिला का हम उपयोग कैसे करें। तो मेरे साथियों, इस मॉड्यूल का विकास बच्चों में लर्निंग आउटकम के उनके अपेक्षित संप्राप्ति के लिए किया गया है। हम लर्निंग आउटकम बच्चों का कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमने इस मॉड्यूल का विकास बच्चों में लर्निंग आउटकम के अपेक्षित संप्राप्ति के लिए किया गया है। जो वेरी इम्पोर्टेंट हमारा है कि सर्वप्रथम शिक्षक भाग 1 में दिए गए कक्षावार विषयवार निर्धारित लक्ष्य एवं उनके संबंधित संकेतकों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हुए शिक्षण योजना निर्मित करेंगे। ध्यान रखना, सभी शिक्षकों को शिक्षण योजना निर्मित करनी होगी और सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई के मध्य, चूँकि हम इस समय वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं और जब विद्यालय खुल जाएंगे तो हमारा विद्यालय जैसे ही खुलेगा तो हम 50 दिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी के अनुसार शिविर में कक्षा शिक्षण कराने का प्रयास करेंगे एवं भाषा एवं गणित की दक्षता का विकास बच्चों में इससे होगा। अगला पॉइंट है हमारा कि लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना के उदाहरणों को समझना। यह सीधे तौर पर आपके कक्षा शिक्षण से जुड़ता है। जो लर्निंग आउटकम है यह आपके कक्षा शिक्षण से जुड़ता है। गतिविधियों के उदाहरण के पूर्व यह समझना होगा कि वहाँ दिए गए हर लर्निंग आउटकम का क्या आशय है। बच्चों में क्या देखने पर कहेंगे कि उसने यह लर्निंग आउटकम हासिल कर लिया है। आधारशिला में दी गई गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखें और यह सोचते रहें कि कौन सी गतिविधि किस विषय के लिए किस आउटकम के विकास में उपयोगी होगी, किस पाठ या शिक्षण क्षेत्र के शिक्षण के दौरान इसका उपयोग किया जा सकेगा। हमारा जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है शिक्षण योजना पर बनी समझ को शिक्षण योजना में बदलना। तो लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना के उदाहरणों को देखें और समझें। उसके आधार पर अन्य लर्निंग आउटकम के शिक्षण की योजना बनाने का अभ्यास करते रहें। यह कार्य पेंसिल से करना ठीक होगा ताकि दोबारा फिर उसे सुधार सकें और नया जोड़ा जा सके। तो जहाँ तक है इस मॉडल में कहा गया है कि शिक्षण की योजना बनाने का प्रयास पेंसिल से ही करने का प्रयास करें। आधारशिला जो हमारा मॉड्यूल है ये ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह, ये सभी मॉड्यूल जो हैं एक दूसरे से के पूरक हैं। आधारशिला में हमको ERAC अनुभव शिक्षण अनुप्रयोग निष्कर्ष, E मीन्स होगा एक्सपीरियंस, R मीन्स होगा रिफ्लेक्ट, A मीन्स होगा एप्लीकेशन, C मीन्स होगा कंक्लूजन। अनुभव चिंतन अनुप्रयोग निष्कर्ष का सिद्धांत बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ध्यान आकर्षण द्वारा दिया गया शिक्षण अधिगम चक्र टीचिंग लर्निंग साइकिल का सिद्धांत है। और इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस एंड असेसमेंट रोचक प्रस्ताव अभ्यास और आकलन कक्षा में शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। वस्तुतः दोनों कक्षा शिक्षण के दौरान की प्रक्रियाएं हैं जो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की क्रियाशील रहने की आवश्यकता पर बल देती है। हर बच्चे का सीखना सुनिश्चित करना। आकलन के बारे में हम बता सकते हैं कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऐसा हमारा मानना है। और लर्निंग आउटकम के सुझाव इस हस्तपुस्तिका में चूँकि दिए गए हैं, इनको पढ़ते हुए आपको यह सोचते रहना होगा कि किस लर्निंग आउटकम को जांचने का सही तरीका क्या होगा। विभिन्न लर्निंग आउटकम और शिक्षण क्षेत्रों के आकलन संबंधी सुझाव भी दिए गए हैं। प्रत्येक विषय के शिक्षण क्षेत्रों के अंत में प्रेरणा तालिकाएं भी दी गई हैं, ये ध्यान देना होगा। प्रत्येक विषय के शिक्षण क्षेत्रों के अंत में प्रेरणा तालिकाएं भी दी गई हैं जिसमें शिक्षण लक्ष्य,
आकलन के संकेतक, आकलन हेतु संभावित तरीके एवं प्रश्न दिए गए हैं। इनको पढ़ते समय यह भी विचार करते गए हैं कि आधारशिला हस्तपुस्तिका में दी गई गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां आकलन में प्रयोग की जा सकती हैं। 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग का आयोजन कैसे करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई की मध्यावधि के लिए इसको डिसाइड किया गया था कि इस माह में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। लेकिन हम लॉकडाउन की वजह से विद्यालय बंद हो जाने के कारण जब भी विद्यालय खुलेंगे तो हम कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का आरंभिक परीक्षण करेंगे। इस परीक्षण के आधार पर उन बच्चों को जिन्हें कक्षा 1-2 स्तर के लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा शिक्षण किए जाने की आवश्यकता है, जिनको 1-2 लेवल का जैसे गिनती, पहाड़ा या जुड़ घटाना नहीं आ पा रहा है, ऐसे बच्चों को 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में शिक्षण कार्य किया जाएगा। जैसे जैसे ये बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेंगे तो इनको फिर 3, 4 और क्रमशः 5 के स्तर के 50 दिवसीय ध्यान आकर्षण शिविर में स्थानांतरित किया जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1-2 में जब हम इस स्तर के लर्निंग आउटकम को कहेंगे तो इसको नाम दिया गया है फाउंडेशनल लर्निंग। यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम फाउंडेशनल लर्निंग कहेंगे। और जब हम 3, 4, 5 स्तर पर बच्चे को भेज देंगे तो उसे हम 50 दिवसीय ध्यान आकर्षण शिविर में नाम दिया गया है। जब 1-2 का टारगेट बच्चे पूरे कर लेंगे, जो बच्चे अत्यंत पिछड़े हुए हैं, तो उनको फिर हम 3, 4, 5 का टारगेट जो है उस टाइम का जो उनको 3, 4, 5 जो निर्धारित है कि उनको हासिल जोड़ आना चाहिए और भाग आना चाहिए, गुणा आना चाहिए बच्चों को हर हाल में। अगर वह उनको ये सिखाना है तो उसको शिविर का नाम हमने ध्यान आकर्षण शिविर शासन ने दिया हुआ है, तो इसके अंतर्गत बच्चों को हम सिखाएंगे। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अपने प्रदर्शन को निरंतर सुधारते रहना ये एक शिक्षक का आवश्यक कर्तव्य एवं दायित्व बनता है। बच्चे का सीखना शिक्षक द्वारा बेहतर शिक्षण के प्रदर्शन पर निर्भर होता है। एक शिक्षक के रूप में अपना बेहतर और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य के बच्चों का अधिकार है। आधारशिला का भाग 6 आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। यहाँ दी गई सामग्री पढ़ और समझकर आप अपने प्रदर्शन को वांछित मुकाम तक आसानी से ले जा सकेंगे। मदद और सहायता के लिए अकादमिक रिसोर्स पर्सन ARP का गठन किया जा चुका है, जो नियमित अवधि पर स्कूलों का विजिट करेंगे। आप उनसे अपनी शिक्षण कठिनाइयों, समस्या को बेहिचक साझा करें और सहयोग मांगें। इसके अलावा राज्य संदर्भ समूह का भी गठन किया गया है, जिसे हम SRG कहते हैं। इनके प्रतिनिधि भी आपके ज़िले में हैं, आप उनसे भी सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। आधारशिला आपके हाथों में है, इसकी उपयोगिता आप द्वारा ही सिद्ध की जानी है। आप अपने अनुभव से इसे और समृद्ध बनाकर बच्चों की दुनिया में रचनात्मक आधारशिला तैयार करने में अपना योगदान दें। धन्यवाद, नमस्कार। आइए हम, मेरे शिक्षक साथियों नमस्कार। आइए हम जानते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स में कन्हैया लाल ARP आपका मित्र भाई आपको बताना चाहता हूँ कि आधारशिला पुस्तक की PDF आपके व्हाट्सएप में आ चुकी होगी ही। आप उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मगर मोबाइल से पढ़ना थोड़ा सा टफ है, तो मैं आपको थोड़ा सा आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ये प्रयास किया है। लर्निंग आउटकम्स किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्य पुस्तकों में सीखने की दृष्टिगत रख कर जो लक्ष्य अथवा दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक गण अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं, साथ ही कक्षा के बाहर अनेक शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल तथा अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। लर्निंग आउटकम समझना बहुत ही आसान है। अधिगम परिणाम मतलब सीखने का क्या परिणाम आया, बच्चे ने कितना सीखा, जो सीखा उसका क्या फल हमको बच्चे को प्राप्त हुआ, उसकी अपेक्षित दक्षताएं कितनी हैं, मतलब बच्चा कितना जानता है,
वह उसका लर्निंग आउटकम्स है। लर्निंग आउटकम्स को यहाँ पर दिखाया गया है कि एक केंद्रित लर्निंग आउटकम्स है, जिससे फोकल लर्निंग आउटकम व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम, जो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत उप लर्निंग आउटकम्स निहित होते हैं, जिनके आधार पर शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं। लर्निंग आउटकम्स के इस वर्गीकरण को भाषा एवं गणित के निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट समझा जा सकता है। भाषा में हम देखें तो जो केंद्रीय लर्निंग आउटकम्स है, जो हमारा केंद्र बिंदु लर्निंग आउटकम्स का, वह है कि सुनना। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अपने अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं। खुले प्रश्न ही बच्चे करते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, और ऐसे प्रश्नों के बच्चे उत्तर भी देने का प्रयास करते हैं। जो हमारा केंद्रित लर्न आउटकम्स के अंतर्गत जो नेस्टेड आउटकम है, जो इसी के अंतर हमने अभी देखा यहाँ पर, उसमें बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं, और बच्चे अपने घर परिवार और आसपास पड़ोस के वस्तुओं, पशु पक्षियों, दुकान बाजार के बारे में पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देते हैं। बच्चे कविता कहानियों का हाव भाव के साथ सुनते हैं। गणितीय दक्षता में हम देखेंगे कि इसके लर्निंग आउटकम्स का एक उदाहरण से बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। केंद्रित लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत इसमें हम नेस्टेड आउटकम होंगे। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के अंतर और समानता समझते हैं एवं तुलना करते हैं, जैसे छोटा बड़ा, मोटा पतला, आगे पीछे, हल्का भारी, दूर पास। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं में पैटर्न खोज लेते हैं, व स्वयं बना लेते हैं। बच्चे अपने घर आसपास की वस्तुओं को संख्यात्मक रूप से पहचान कर व्यक्त करते हैं कि जैसे कितने लोग कितनी चीज़ें, कितने लोग कितनी चीज़ें। बच्चे किसी जगह, व्यक्ति, घटना या प्रक्रिया या चित्र का वर्णन से संख्या का उपयोग करते हैं।